हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। बेटा देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप, जैसा कि फर्स्ट पेज पर ही मैंने मेंशन कर दिया है कि एक मिनट थोड़ा सा मैं ले लूँ ना। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले पेज पर ही बेटा मैंने मेंशन कर दिया है कि हम लोग टारगेट एसएससी सीजीएल 2024 को करने वाले हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की एक सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। सेट बाय सेट हम आपको पढ़ाते जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है मेरे इस चैनल। ठीक है बेटा, शुरू करता हूँ मैं बिना समय गवाए। अगर आपको कोई भी कैसा डाउट आता है तो आप मेरे को गिवन नंबर पर मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, डिफेंस की, इंटरव्यू की, या हिंदी शॉर्ट हैंड की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सेम चैनल पर सारा डेटा मिल जाए। बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फीबल। अब फीबल का अगर मीनिंग पता हो तो आप कर जाओगे। सिनोनिम बताना है यानी समानार्थी बताना। फीबल का मतलब क्या होता है बेटा? कमजोर। क्या होता है फीबल का मतलब? ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, कमजोर हो। थोड़ा कलर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। एक मिनट, कलर चेंज, तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं यहाँ पर। आई थिंक रेड ठीक रहेगा। ठीक है। फीबल का मतलब होता है कमजोर। अच्छा, अनहिडफुल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो असावधान है, तो मतलब सावधान नहीं है, असचेत है, वो अनहीडफुल होगा, ध्यान नहीं दे रहा है। वीक का मतलब होता है कमजोर। ठीक है, तो अभी हमको इसी चीज की जरूरत थी, कमजोर की, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाए। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। अच्छा, बेनफुल, बेनफुल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। कोई चीज क्या हो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो तो बेनफुल। हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो दिया हुआ है, वो भी सिनोनिम्स का है, समानार्थी बताना। वर्ड दिया हुआ है जीलियस, और इस जीलियस का मीनिंग क्या होता है वो समझेंगे। जीलियस का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा जोशपूर्ण हो, जिसमें क्या हो? जोश हो, उत्साह हो। ठीक है, तो जोश और उत्साह के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है बेटा? एक बार बताएंगे आप मेरे को। जोश और उत्साह के लिए कौन सा वर्ड आएगा? एंथियोसियास्टिक। जोश और उत्साह के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंथियोसियास्टिक। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बाकी भी चीज को देख लेते हैं। अपेथेटिक, अपेथेटिक का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्या उदासीन है, क्या हो जाए? कोई क्या बहुत ज्यादा उदासीन है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब भी क्या होता है? उदासीन होता है, सेम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला ऑप्शन जो है डिटेच, डिटेच का मतलब क्या होता है? अलग करना। तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? सिनोनिम बताना है, तो वर्ड दिया हुआ है जी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज और याद रखेंगे। कभी कभी वर्ड आ जाता है जेलस, तो जेलस और जीलियस में अंतर है। ये जलन का भाव होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई जलन होगी तो वो क्या होगा? जेलस। ठीक है, और अगला जो इसके अंदर कंटेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारे पास में, दिया तो हमें जीलियस है, जोशपूर्ण को बता। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ बिना समय गवाए। अब यहाँ पे वी मस्ट रिमेंबर, हमको याद रखना चाहिए, वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच अवर चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, इज व्हाट वी इनकलकेट इन दैम। इनकलकेट का मतलब होता है मन में बैठाना, मन में बैठाना। ठीक है, अगर आप जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो टीचर बच्चों के मन में अपने जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो कैसे बैठाता है, उसको कैसे समझाता है, उसको क्या बोलते हैं? इनकलकेट। एंडेंजर का मतलब क्या होता है? जोखिम में डालना। ठीक है, जोखिम में डालना। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड क्या है? इम्पोर्ट का मतलब क्या हो गया? आयात, तो ये तो नहीं होगा। इंस्पायर का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, किसी को अपने प्रभाव में लेना। अभी जो जरूरत है हमको क्या है? मन में बैठाना। यहाँ पे जो वर्ड आया है इंस्टिल, ऑप्शन 4, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इंस्टिल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करते हैं हम? मन के अंदर बैठाल देते हैं, तो इंस्टिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इजी आया है। एंटोनिम्स बताना है आपको, इसका माइनस बताना है, यानी कि गिवन जो भी सेंटेंस है, वर्ड है जो अंडरलाइन किया गया है, उसका उल्टा बताना, विपरीतार्थी। हर डॉग कैन क्लाइंब अप अंडर, है ना?
अंडर द फेंस, अंडर द फेंस का मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ। जबकि वो क्लाइंब करेगा तो जंप करेगा कहाँ करेगा, ऊपर की तरफ जंप करेगा। तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए यानी ऊपर। अंडर मतलब के नीचे और ओवर मतलब ऊपर। अच्छा, सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना, है ना। कोई अगर पानी में डूब रहा हो तो सिंक हो जाएगा। बीनीथ मतलब के नीचे हो जाता है बेटा, कोई चीज किसी के नीचे रखी है तो बीनीथ है। बिहाइंड का मतलब क्या होता है बेटा, के पीछे, ठीक है। बिहाइंड मतलब के पीछे। तो इजी था ये वाला, आई थिंक पेपर में बहुत फ्री हिट आ गया। आंसर आप लगाइए ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपसे एंटोनिम पूछा गया है, तो एंटोनिम्स का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, हेनरी इज सो सर्वियल, ठीक है। अब सर्वाइवल ऐसा व्यक्ति होता है चापलूस, ऐसा व्यक्ति होता है चापलूसी टाइप का व्यक्ति होता है, जिसके अंदर जो दासता हो, मतलब जो जिसके अंदर दासपूर्ण हो, यानी किसी का गुलाम रहने की उसके अंदर गुलामी तरह की भावना किसी के अंदर हो, तो वो क्या कहलाता है, सर्वियल कहलाता है। सर्वियल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। वो इतना ज्यादा चापलूस है या दासपूर्ण है या गुलामीपूर्ण है, यानी इतना ज्यादा वो क्या है, भोला टाइप का व्यक्ति है कि कोई भी उसका फायदा उठा सकता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है शेपिश, शेपिश का मतलब होता है भोंदू, ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो। एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी, एरोगेंट का मतलब क्या होता है, अहंकारी, जिसके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा हो। कनिंग का मतलब क्या होता है, चालाक या धूर्त। और बिकरिंग का मतलब क्या होता है, टप टप करके, अगर कोई चीज अगर गिरती है पानी की, है ना, कल कल करके साथ में आवाज होती है ना पानी की, देखा ना, जब पानी की जैसे किसी नदी से या झरने से कल कल की जो आवाज आती है, कल कल के साथ बहना, ठीक है, पानी का कल कल के साथ में बहना। अब देखिए, एक व्यक्ति क्या सर्वियल है, बहुत ही ज्यादा भोला भाला है, तो वो क्या है, बहुत ही ज्यादा विनम्र टाइप का, कोई भी उसको डरा धमका सकता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, एरोगेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोगेंट मतलब अहंकारी या घमंडी व्यक्ति, ठीक है। अच्छा सर, एरोगेंट का मतलब एक गुस्सैल भी होता है। सर कनिंग क्यों नहीं आया, कनिंग और एरोगेंट में बेटा थोड़ा सा डिफरेंस है। कनिंग भी चालाक होता है लेकिन नेगेटिव वे में होगा। यहाँ पे एरोगेंट ही सबसे ज्यादा ऐसा वर्ड मिलेगा कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि अभिमानी व्यक्ति मिलेगा। यहाँ कनिंग तो हमारा आंसर हो नहीं सकता कैसे भी, ठीक है। चलिए, अ थिंग फिट टू बी ईटन। अब अ थिंग फिट टू बी ईटन का मतलब क्या होगा, ऐसी चीज जो खाने योग्य हो, यानी खाने लायक हो। तो पहला हो गया पाचन योग्य, पाचन योग्य जिसको पचाया जा सके। देखिए, एडिबल, एडिबल का मतलब क्या होता है, खाने योग्य, ठीक है, ऐसा भोजन जो ताजा हो जिसको हम खा सकते हैं। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य, ठीक है। और क्यूरेबल का मतलब क्या होता है, इलाज, जिसका इलाज किया जा सके, इलाज योग्य, ठीक है। तो अभी जो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्या देखना है, आई थिंक फिट टू ईटन, ऐसी चीज जिसको हम खाने योग्य है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें भी क्या बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसको वो क्या करता हो, सही तरीके से क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो, ऐसा वर्ड हम लोगों को बताना है इधर पे, ठीक है बेटा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या दिया हुआ है। शी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर। परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को फुसलाना, बहलाना या फुसलाना। तो उसकी बोलने की कला इतनी अच्छी है कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, उसकी बातों में फिसल जाते हैं, ठीक है। तो हमको इसका सिनोनिम देखना है, ऐसा वर्ड देखना है जो उसकी जगह पर आ जाए। सप्रेस का मतलब होता है दमन करना, ठीक है। अब वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में हाल्ट। अब हाल्ट का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम बोलते हैं कि ट्रेन क्या है, हॉल्ट में रखी हुई है। हाल्ट का मतलब क्या होता है, विराम की अवस्था होती है, ठीक है, रेस्ट करने की। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारे पास में आउटरेज। तो अब इसको समझ लेते हैं, आउटरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का क्या करना, उल्लंघन करना, ठीक है। अच्छा, इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, प्रभावित करना, प्रभावित करना, ठीक। तो बेटा अगर मैं कहूँ कि उसके पास ऐसी योग्यता है, वो लोगों को फुसला सकता है, तो उसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, वो व्यक्ति को अपनी बातों में प्रभाव में ले सकता है। जैसे राजनेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, है ना, अपनी बातों में प्रभाव में ले लेते हैं जब उनको वोट चाहिए होते हैं, ठीक है। चलिए,
देखिए बेटे अगला जो क्वेश्चन है एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा से आपको याद दिलाऊंगा। देखिए सीजीएल है और डेट आप जरूर चेक करिए, 14/7/2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। मैंने इसमें कोई मिलावट नहीं की है, जैसा एग्जाम का पैटर्न आता है सेम वही एग्जाम का पैटर्न आपके सामने प्रेजेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो आया नहीं था वो नहीं आया था, एक बार आप प्रीवियस ईयर में जाके चेक करोगे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। लिली लीवर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो डरपोक हो। अच्छा नॉटी का मतलब क्या होता है? नटखट। नॉटी का मतलब क्या होता है? बच्चा जो नटखट बच्चा हो। कॉमिकल का मतलब क्या होता है? मजाकिया। ठीक है, मजाक करने वाला। नॉट ब्रेव का मतलब होता है डरपोक। तो बेटा यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बहादुर। हमें बताना है बेटा, क्या बताना है? एप्रोप्रिएट मीनिंग। एप्रोप्रिएट मीनिंग का मतलब तो यही समझ लीजिए कि जो सेंटेंस दिया हुआ है यानी आइडम दिया हुआ है, जो मुहावरा हमारे सामने दिया लिली लीवर्ड, उसका मतलब क्या होता है? डरपोक। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पर आते हैं। 9 का देख लीजिए, 9 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडम। आइडम मतलब यानी मुहावरा, इसको ईडियम्स भी बोल देते हैं, ईडियम। पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। पूजा ने एक्सप्लेन समस्या को समझाने की कोशिश करी, बट सून ही टाइड हरसेल्फ इन अ नॉट। लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। अब कैसा पाया उसने बंधा हुआ पाया मतलब कैसा? थोड़ा ऑप्शन को चेक करेंगे। मेक नो प्रोग्रेस इन आर्ग्यूमेंट, यानी जब पहले तो उसने बोला कि मैं प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, लेकिन बाद में वो क्या हो गई? भ्रमित हो गई। भ्रमित होना, क्या हो जाना? भ्रमित हो जाना, कॉन्फिडेंस का खो जाना। मेक नो प्रोग्रेस, कोई इसने प्रोग्रेस की नहीं की। बिकम वेरी कंफ्यूज, देखिए ये यहाँ पर एक अपना एक वर्ड आ रहा है कंफ्यूज। कंफ्यूज मतलब भ्रमित होना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। जैसे आप मान लीजिए एज ए टीचर अगर आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय अगर मान लीजिए कोई कंसेप्ट आपसे ब्रेन से स्लिप हो गया, ऐसा हो जाता है कभी कभार। देखिए हम ह्यूमन हैं, हर चीज हमको याद रहे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा, तो अभी ऐसे ही बच्चों के साथ में भी होता है, एग्जाम के अंदर आप लोग बैठते हैं तो आपके संग में भी ऐसा ही होता है, तो आप क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर थर्ड बनेगा? नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, फोर्थ को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका जो आंसर है वो यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करता हूँ। 10 क्या कह रहा है? द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज। आपने लक्कड़ बग्गे सुने? एक तो डॉग तो समझ में आ गया, हंटर डॉग मतलब शिकारी कुत्ते, और हाइना का मतलब क्या होता है? लक्कड़ बग्गा होता है। अब इसके बारे में समझ लेते हैं, ये क्या सिचुएशन को बता। देखिए इसमें आपको एक ऐसा वर्ड भरना है जो होमोनियम्स हो। होमोनियम्स का मतलब क्या होता है? कि जो बोलते समय लगभग एक ही जैसे साउंड करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? होम। तो पहला देखिए सेंट्स। सेंट्स बेटा धन की इकाई भी होती है, और इसके अलावा आपने सुना है वर्ड परसेंट? ठीक है, तो ये वाला सेंट होता है, एक धन की इकाई भी होता है सेंट, धन की इकाई। ठीक है, तो क्या शिकारी कुत्तों ने धन की इकाई को पहचान लिया था? भैया कुत्तों को धन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट सेंट। सेंट का मतलब महक होता है या खुशबू या गंध। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देखेंगे। अगला हमारे पास में जो सेंस दिया हुआ है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या बता रहा है अगला वाला सेंस हमारे पास में। देखिए थर्ड वाले सेंस का जो मीनिंग बनेगा बेटा, उसका मतलब होता है बेटा धूप जलाना। ना, आप लोगों ने अगरबत्ती सुना है? अगरबत्ती जलाते हैं तो वो धूप जलाना जो होता है वो क्या होता है? वो भी सेंस। ठीक है, जलाना। अगरबत्ती जलाते हैं, इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती को क्या बोलते हैं? इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती। ठीक है, अगला सेंस का मतलब होता है समझ। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको कौन सा वर्ड इसमें लगा। देखिए शिकारी कुत्तों को क्या होगा? एक शिकारी कुत्तों को क्या आएगा बेटा? सेंट, महक लगेगी बेटा, आएगी उनको, खुशबू आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा। शिकारी कुत्तों को आईना की, लकड़ भग्गों की महक लगी। अब आपको क्या करना है? गिवन वर्ड में से इनकरेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है कि दिया गया वर्ड गलत है। द विलेज। ठीक है, अच्छा सुनिए, ये गिवन, ये इतना टॉपिक लिखा हुआ है, इतने बड़े टॉपिक की तरफ ना जाएं। इसको पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा नीचे ऑप्शन देखो। मैं फिर भी आपको बता दूंगा पूरा कैसे क्या करना पड़ता है, लेकिन अभी आप इसका ट्रिक यही है, हमें पेपर में बेटा हर एक एक सेकंड बचाना। अगर आप गवर्नमेंट में एसएससी जैसे एग्जाम में बैठते हैं
तो आपके लिए वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें मायने रखती हैं। पहली चीज़ होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट, दूसरा एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी को आप कैसे समझते हैं, या आप पहला कह सकते हैं स्टार्ट के एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, दूसरा आप टाइम मैनेजमेंट कह, समय बचाने का एक ही तरीका है, सीधा ऑप्शन को आके चेक करें। ग्लिटरिंग की जो स्पेलिंग है वो क्या हमारे पास में क्या है, गलत दी गई। ग्लिटरिंग की स्पेलिंग क्या दी गई है, गलत दी गई है। मैं करेक्ट स्पेलिंग को लिखूंगा यहाँ पर GLITTERIN, ये मेरी फाइनल स्पेलिंग। तो हमारा जो आंसर है इनकरेक्ट स्पेलिंग ही निकालना था, ऑप्शन नंबर 1 इज हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्या बाकी सबकी स्पेलिंग सही है? असाइंड की सही है, बैगर की भी सही स्पेलिंग है, और अप्रेंटिस की भी सही स्पेलिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। दोबारा से अब आपको बताना है, करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना है। इसमें एक वर्ड को अंडरलाइन क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब अंडरलाइन वर्ड देख लेते हैं, ये डिनाइड हैविंग एनी, इसको आप अंडरलाइन कर ले, ये अंडरलाइन वर्ड है जो हो नहीं पाया। ठीक है, उसको भी कर देता हूँ। एसोसिएशन की स्पेलिंग को आपको करेक्ट बताना। देखिए ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि एसोसिएशन में हमेशा टी आता है, तो थर्ड और फोर्थ तो एलिमिनेट होगा। अब इन दोनों को देखो, ASSO ASSO, TIA TIA, TIUN। अरे सर ये तो दोनों ही ऑप्शन एक जैसे हो गए, ये तो दोनों ही करेक्ट हो गया। नहीं बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सेंटेंस की शुरुआत में आता है कैपिटल लेटर, लेकिन सेंटेंस के इन बिटवीन क्या आता है, स्मॉल लेटर। तो एग्जाम में बेटा कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आए तो भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप करिए। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे को। क्वेश्चन 13 की तरफ पर आइए। शी इज डैश अ पीकॉक इन हिज ब्लू सेटिन साड़ी। अब वो कैसी दिखती हैं, पिकॉक जैसी दिखाई देती हैं। पिकॉक जानते हो किसको बोलते हैं, तो भाई किसको बोलते हैं पिकॉक, मोर जैसी। तो वो कैसी दिखाई देती हैं, जब वो नीले रंग की साड़ी पहनती हैं। तो एज ब्यूटीफुल एज होना चाहिए। क्या हो जाएगा बेटा, एज ब्यूटीफुल एज पिकॉक। ठीक है, देखिए गिवन सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव में है। जब सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तब हम सो एज का यूज को, एक बार में टिप ऑफ टंग हो गया बेटा, एक बार फिर से बताऊंगा मैं इसको। अगर आपके पास में कभी भी गिवन सेंटेंस पॉजिटिव में हो तो आप प्रेफरेंस करेंगे एज और एज को, लेकिन अगर गिवन सेंटेंस नेगेटिव में हो तो अब आप प्रेफरेंस करेंगे सो और एज। ठीक है, अभी जो सेंटेंस हमारा जो है पॉजिटिव में है, इसलिए एज और एज का यूज करें। ये डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, एडजेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ता हूं। अब आपको जो सेंटेंस है उसमें बेटा आपको ये बताना है कि कौन से वर्ड की ग्रामेटिकली करेक्ट है। देखिए जब भी कभी ग्रामेटिकल रिलेटेड सेंटेंस आए ना, तो आप तो सीधा इतना दिमाग लगाया करिए कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ये दोनों चीजें ढूंढ ली आपने तो बन जाएगा लगभग, है ना। तो देखिए, द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है। ऑफ कॉम्पिटिटर आर, ये वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा ठीक है, अभी इसको होल्ड पे कर देते हैं, दोबारा से चेक करेंगे। द पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, वर्ब कैसा है, सिंगुलर है, ये गलत हो गया यहाँ पर। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन हैज़, देखिए अगेन ये प्लूरल है और ये हमारे पास में सिंगुलर वर्ब हो गई, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन इज, तो देखिए ये प्लूरल नंबर और ये हमारे पास में तो कोई बैलेंस बन रहा है, इसका नहीं बन रहा। इसलिए बेटा फाइनल एक ही ऑप्शन हमारे पास में रह जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अवर फाइनल। ठीक है, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली ना। जितने भी प्रतिभागी हैं जिन्होंने कंपटीशन के अंदर भाग लिया है, वो अपनी बारी आने का बहुत ही तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं। देखिए नंबर 5 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एरर बतानी है। बहुत सिंपल दे दिया, मतलब CGL वालों ने बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे दिया बेटा। देखिए नीतू सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्ब, यहीं पर ही एरर हो गया यार। अब मैं क्या पढ़ूं इसके अंदर आगे, यही मेरे को एरर मिल गया। ये जो हैव है इट विल बिकम हैज, क्योंकि बिकॉज वेन एवर वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब। तो हेयर आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 को टिक कर दीजिए। नंबर 15 वाला, देखिए ये जो सेंटेंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पैरा जम्बल्स बोलते हैं, जम्बल सेंटेंसेस बोलते हैं। और ये ज़्यादातर बच्चों के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क होते हैं।
तो बेटा यहाँ पर कुछ आपको इसको पहले डिटेल में भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है किसी भी स्टोरी के अंदर। जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच स्टार्ट हो रहा है, तो क्रिकेट मैच में क्या सबसे पहले एम्पायर आ जाएगा? एम्पायर क्या पहले टॉस होगा कि पहले मैच होगा, ये बताइए? पहले टॉस होगा, देन फिर मैच होगा, पहले बॉलिंग या बैटिंग जो भी टीम ले, डिसीजन लास्ट में आता है कि डिसीजन पहले आ गया फिर मैच हो रहा है? ये तो नहीं है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब ऐसी सिचुएशन को आपको इसके अंदर हैंडल करना है, ठीक है? फिर भी मैं जो गिवन सेंटेंसेस में मैं आपको एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, इसको कैसे हैंडल करना है। देखिए, जब भी कभी भी डेट वगैरह मेंशन हो इस तरह के पैराग्राफ में, तो बेटा पहले वो डेट वाले कॉलम को जरूर आप इंडिकेट करा, उससे आपको सारी चीजें समझ, ठीक है? तो मैं इस सेंटेंस को शुरू करता हूँ, एक पहले तो आपको आंसर ही बता देता हूँ जिससे आप प्रॉपर उसको मैनेज कर पाओ कि हाँ सर इस आंसर को ऐसे रिलेट कर पा। 16 का जो अगर आप आंसर लगाते हो तो ऑप्शन बी लगाते हो, क्या लगाते हो? ऑप्शन जी वाला लगाते हो। अब क्यों लगा रहे हो? देखो, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एडॉप्टेड, हमारा जो संविधान है उसने क्या किया? एडॉप्ट किया है, अंगीकृत किया है अवर नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय झंडे को, ध्वज को, तिरंगा। किसके नाम से जाना जाता है? तिरंगा, विच मीन्स ट्राई कलर। इंग्लिश में उसको किस नाम से जाना जाता है? ट्राई कलर। और कब अंगीकृत किया गया है इसको? 26 जुलाई 1947। अब उसको अडॉप्ट तो कर लिया, अब उसकी क्वालिटीज को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए, अब कैसे कैसे क्वालिटी को मेंशन किया गया? एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता की क्वालिटी के साथ में, ऑफ फ्रीडम यानी आज़ादी के रूप में। इट इज़ फैशन फ्रॉम खादी, और ये खादी से भी बना हुआ यानी उससे प्रभावित है। विच इज डोमेस्टिकली स्पन द इंडियन कॉटन, है ना? हमने जो उसके ऊपर जो चक्र का जो चिन्ह है, अशोक स्तंभ का जो चक्र का जो चिन्ह हम ले रहे हैं, अशोक चक्र, वो बाद में लिया है। पहले गांधी जी का जो चरखा था वो यूज किया जाता था, वो हमारे एक मेन पहचान था, तो पहले हमने उसको यूज किया गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी, इट फ्यूचर 3 हॉरिजन्स। आप तिरंगे का अगर डिजाइन देखते हैं तो उसमें क्या है? तीन तीन लाइनें रहती हैं हमारे पास में, बीच में क्या रहता है? एक ये चक्र रहता है। तो 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, 3 लगातार ऐसी लाइन है, 1 2 3, आर ऑल द सेम विड्थ, इनकी क्या है? सेम विड्थ रहती है, ठीक है? द टॉप ब्रांड, देखिए सबसे पहले क्या आएगा? टॉप से तो शुरू करोगे, लास्ट से नहीं। द टॉप बैंड इज मेड ऑफ शेफ्रॉन, पहला वाला क्या होता है? शेफ्रॉन, केसरिया रंग से होता है, ठीक है? विच सिंबलाइज द पावर एंड स्ट्रेंथ, जो किसको बताता है? ताकत को बताता है, बहादुरी को दर्शा। इसलिए बेटा आपका ऑप्शन नंबर 2 हमारा फाइनल आंसर रहेगा, इसी को आप करेक्ट करें, ठीक है? जब इसका बेटा डिटेल मेरी क्लासेस आएंगी, जो मेरी ऑनलाइन डिटेल क्लासेस आएंगी, तब आप उसमें देखें। आपको एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेटा मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसमें क्या। अगेन एक ट्रिक अपनाइए। देखिए, गिवन सेंटेंस की जब भी शुरुआत होगी तो या तो पहले एक नाउन आएगा, नाउन के बाद में देन प्रोनाउन आता है, और उसके बाद में आप देख लेते हैं वर्ब। तो पहले नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है? उसके बाद में आएगी वर्ब। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, ही रिपीटेड, अब ही रिपीटेड मतलब इसका मतलब पहले कोई पर्सन है। ही का यूज कब करते हैं हम लोग? प्रोनाउन है ना, और अ नाउन, पहले नाउन आएगा। जैसे मैं सोनू, है ना, तो सोनू को मैं बाद में क्या बोलूंगा? सोनू को ही बोलूंगा, ठीक है? तो अभी इसको थोड़ा सा होल्ड पे करते हैं, ये नहीं हो सकता। अच्छा देखिए, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, ये एक समय की बात हो रही है। कोई भी कहानी शुरू होती तो हम क्या बताते हैं? गर्मियों के दिनों की बात है यार, गाँव में घूमने गया था मैं, है ना? तो जो गर्मी देखकर मेरा मन बिल्कुल विचलित हो गया और मैं तो दोबारा शहर आ गया, एसी में आ गया मैं दोबारा। तो देखिए, नंबर बी ऑप्शन से सेंटेंस शुरू हो सकता है। किससे शुरू हो सकता है? ऑप्शन बी से शुरू हो सकता है। देखिए, ऑप्शन 1 में देखें तो सी से शुरू हो रहा है, नहीं। ऑप्शन 3 में देखें तो ये भी शुरू नहीं हो रहा। ऑप्शन बी देखिए, ना, या तो एक मिनट, सॉरी, एक मिनट बेटा, और कर दूं। देखिए, बी से तो सेंटेंस शुरू होगा बेटा, तो यानी ऑप्शन 2 और 4 में से कोई एक होगा। अब बी के बाद में डी आएगा कि बी के बाद में सी आएगा, उसको समझ लेते हैं। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, वसंत के सीजन में, 1717 में, 1717 में, द आयरन फाउंड्रीज इज इन एन रिमोट डिस्ट्रिक्ट। आयरन फाउंड्रीज समझते हो क्या होता है बेटा? आयरन फाउंड्रीज का मतलब होता है जहां पर लोहे की ढलाई की जाती है, ठीक है? लोहा ढलाई का कारखाना,
यानी मतलब लोहा, कच्चा लोहा है, उसको मतलब पिघला कर आप उससे हथियार या बाकी चीजें बनाते हैं। रिमोट डिस्ट्रिक्ट वेयर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन मिडल एज्ड मैन, ये देखिए ये आ गया नाउन विद ए नोटबुक। तो वसंत के मौसम में 1717 में लोहे की ढलाई का कारखाना था और उस कारखाने पर अक्सर एक व्यक्ति, पतला दुबला सा व्यक्ति, मध्यम उम्र का व्यक्ति, एक कॉपी लेकर जाता था देखने के लिए। अब ये जो मैन है इसका मतलब क्या है कि ये वो ही है। मैन का मतलब क्या है, ही है। ठीक है, अब मैन की चर्चा हो गई, यहाँ पर भी ही आ रहा है और एक ही यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब हमको ये देखना है कि मैन के बाद में आएगा तो ही, क्या बी के बाद में ए आ जाएगा, क्या बी के बाद में ए है यहाँ पे, नहीं बेटा, तो बी के बाद में ए तो कतई नहीं आने वाला, बी के बाद में डी आ सकता। तो पहला ऑप्शन तो बी हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया डी। अब हमको बी और डी मिल गया, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही हमारा फाइनल आंसर। मैं फिर भी इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ही वुड वेट आउट 2 pounds of iron and have them heated till they are red hot and then weigh them again। देखिए वो क्या करता है, 2 पाउंड लोहे का वजन उठाता है, उसको वो वजन करता है, तौलता है, तौलने के बाद में उसको वो दोबारा से गर्म करता है, गर्म करता है जब तक वो लाल नहीं हो जाए, और जब वो गर्म हो जाता है तो उसको दोबारा से क्या करता है, उसको अगेन अगेन उसको हॉट करता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करता है, डी के बाद में इस प्रोसेस को वो रिपीट करता है। तो थर्ड पर आ जाएगा ऑप्शन ए, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता है। कब तक करता है, इंक्रीजिंग द अबाउट अमाउंट अंटिल ही वेड अप टू द 1000 पाउंड, जब तक 1000 पाउंड वजन नहीं हो जाता तब तक वो उसको इसी प्रोसेस को करता रहता है। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट ऑप्शन बचा सी, 3 कॉल्ड्रंस। कॉल्ड्रंस का मतलब समझते हो, कॉल्ड्रंस का मतलब होता है कढ़ाई, क्या होता है, कढ़ाई। वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन, और उसी व्यक्ति के डायरेक्शन में, उसी व्यक्ति के दिशा निर्देश के अंदर 3 बड़ी कढ़ाइयों को भी बनाया जाता है। देखिए बेटा थोड़ा लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो समझाया जाएगा, जैसा पेपर में आता है उसी पैटर्न पे आपको बताया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन या एक भी मार्क्स आपका नहीं कटे। मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि बेटा मैं जानता हूँ एग्जाम के अंदर एक एक मिनट की कीमत। आपको अभी समझ में आएगा तो आगे भी आप अच्छे से कर जाएंगे। अब मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दूं, समझ में ही नहीं आए, है ना, तो मतलब ही क्या हुआ फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इसको समझ लेता हूं। नंबर 18 को हम लोग टारगेट करेंगे, इसमें भी कुछ चीज़ों को समझेंगे। 18 जो क्वेश्चन है वो बेटा अगेन एक स्टोरी अरेंजमेंट कहेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 18 वाले को। इसमें किस तरह की क्या क्या वैल्यू दी गई हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। 18 में जो हमारा दिया गया है, सेंटेंस को देख लीजिए, इन बिहार सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलरली एवरी स्टेट हैड स्मेल्टर। तो देखिए यहाँ से हो सकता है कि ए से सेंटेंस शुरू हो। स्मेल्टर का मतलब समझते हो कौन होते हैं, ढलाई का काम करने वाले। जब ये टॉपिक, ये पैसेज लिया गया होगा पेपर में, हो सकता है उस समय स्टील इंडस्ट्रीज में या लोहे इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्रीज है, उसमें कहीं ना कहीं पर आयरन का काम या बढ़ रहा होगा। या बी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, द स्मेल्टिंग वाज डन, स्मेल्टिंग की जाती है बाय मैन एंड वुमेन, ये नहीं बनेगा, अभी थोड़ा सा होल्ड करते हैं। अच्छा, बट से कोई सेंटेंस शुरू होता है, कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता बट से, सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो देखिए जिसमें सी ऑप्शन लगा है, क्या सी किससे शुरू हो रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी, तो हो ही नहीं सकता। क्या बचा, ए देख लीजिए, बी देख लीजिए और डी देख लीजिए। अगर आपको ए बी डी में से कोई एक मिल जाता है तो आपका पूरा आंसर शुरू हो जाए। देखिए किसी भी चीज़ में अगर मैं किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन करूंगा तो पहले कंपनी का नाम बताऊंगा कि भाई ये कंपनी सैमसंग है, ये कंपनी एमआई है, ये कंपनी डेल है या एचपी है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन है। तो ऐसे ही किसी भी स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा तो पहले बेटा उसका डिस्क्रिप्शन, पहला क्या आएगा, उसका नाम आएगा। प्रोडक्शन ऑफ द वुड स्टील, किसकी स्टील, वुड स्टील रिक्वायर्ड हाईली। तो कंपनी की जो वुड स्टील है उसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। तो ऑप्शन डी से तो सेंटेंस शुरू हो गया। अब डी के बाद में क्या आएगा बेटा, सी आएगा। सी देख लेंगे हमारे पास में, ऑप्शन बी हमारा फाइनल आंसर है, सी देख लीजिए। बट आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। देखिए वुड स्टील की प्रोडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा है डिमांड में, लेकिन हमारे भारत के अंदर जो आयरन स्मेल्टिंग थी, स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, लोहे को गलाना या लोहे को जो गलाने का प्रोसेस है, वो भारत में बहुत ही ज़्यादा कॉमन था 19वीं सदी में।
सर आपने ये 19वीं सदी पहले आएगी और बिहार और सेंट्रल इंडिया ये बाद में आएगा। बेटा पहले ओल्ड टाइम से आएंगे, तब प्रेजेंट में जाएंगे, देन फ्यूचर में जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 19वीं सदी वाला सेंटेंस पहले आएगा, इसलिए सी आएगा। सी के बाद में ए आएगा। इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्ट। बिहार में और मध्य भारत में प्रत्येक जिले के अंदर स्मेल्टर यानी लोहे का गलाने वाले लोग रहा that used local deposit of ore to produce iron which is widely used to manufacture or implants of tool of trade। वो क्या करते थे, कच्चा जो भी लोहा होता था, लोकल लोग क्या करते थे, जो लोहा होता था, एस्क होता था, वो गलाकर घरेलू उत्पाद में आने वाले हथियारों को बनाते थे या वस्तुओं को बनाते थे, जैसे चम्मच, कटोरी, कढ़ाई, बर्तन, किचन का सामान है, किचन वेयर्स बनाने हैं, तो वो इसी से ही बनाए जाते थे। ठीक है, उनको अच्छे से साफ किया जाता फिर बनाया जाता। ऑप्शन बी, द स्मेल्टिंग। द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन। जो गलाने का काम था वो पूर्व मैन के द्वारा या महिलाओं के द्वारा किया जाता था। ऑन बिलोज, बिलोज का मतलब क्या होता है, फूंकनी, फूंक मारने वाली। आप लोगों ने देखा होगा कि एक ऐसा यंत्र रहता है, एक ऐसा टूल रहता है जिसको घुमाते जाओ तो उससे हवा बाहर को जाती है और कोयलों के ऊपर आंच लगती है, तो उसको बिलोज बोला जाता है। पंपिंग एयर, देखिए वही वर्ड जो मैं बता रहा था, पंपिंग एयर कीप द चारकोल बर्निंग, और उससे क्या होता है, कोयला जलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज अवर फाइनल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर 19 का। ये फ्री हिट क्वेश्चन है। देखिए वॉइस पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास में पहले आ जाए अगर आपके पास में विल या शैल आ जाए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, विल और शैल बी प्लस का साइन और थर्ड फॉर्म। तो बस अब ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ही वोंट बी। ये वोंट बी लिखा है, इसका मतलब क्या है, विल नॉट बी। वोंट बी का मतलब क्या है यहाँ पे, विल नॉट बी। तो विल के साथ में नोट लगा है, बिल्कुल मत घबराइए। आप तो बस ये देखिए विल का क्या बनता है बेटा, विल बी बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, वोंट बी रिसीव्ड। चलिए देखते हैं, विल बी, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वोंट हैव, ये नहीं बन सकता, हैव की तो कोई चर्चा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वुड नॉट हैव, ये भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शुड नॉट हैव, ये भी नहीं आएगा। शुड नॉट भी, ये नहीं आएगा। ऑप्शन ए इज अवर फाइनल आंसर। आप कैसे भी मैच करेंगे फॉर्मूला, आपका आंसर यही आएगा। क्यों आ जाएगा, मैंने अभी आपको बताया, वोंट रिसीव, रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल का विल रहेगा, नॉट की जगह पे नॉट आ गया, जो फर्स्ट फॉर्म थी वो किस में बदल गई, बी में बदल गई, और बी के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म। यही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये भी अगेन क्या है, पैसिव वॉइस वाला है। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्शन विल अनाउंस, वही सेम फॉर्मूला लगने वाला जो प्रीवियस बताया था मैंने, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आंसर करते समय बस विल भी देखो किस में आ रहा है। फर्स्ट, द फाइनेंशियल रिजल्ट विल हैव, कैंसिल हो गया। द फाइनेंशियल रिजल्ट आर बीइंग, कैंसिल हो गया। द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग। यार इसमें तो कहीं विल बी का कोई दिखाई नहीं दे रहा, ये तो गया। एक ही देखिए, द फाइनेंशियल रिजल्ट विल बी अनाउंस, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन 4 इज अवर फाइनल। एक बस थोड़ा सा इतना दिमाग लगाना है आपको। अब बिलीव कीजिए, अगर आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस को प्रॉपरली करके जाते हैं, देखिए मेरे एक ऐसा मानना है, बाकी सब टीचरों का अलग अलग मानना होता है, मेरा ऐसा मानना है कि मेरे सब्जेक्ट में इंग्लिश में अगर मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन, वैसे 100 तो नहीं होते, अगर 100 क्वेश्चन है, 100% में से करीब 80 और करीब आप कह सकते हैं 70 to 80% हमेशा प्रीवियस ही आता है। अगर किसी बच्चे ने 5 साल का प्रीवियस पेपर लगा लिया तो बेटा पेपर सिलेक्शन इसे लगा डाला तो नौकरी झींगा लाला। ठीक है, अब भैया सबसे लास्ट और सबसे टफेस्ट पार्ट जिसको कहा जाता है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए जवानों डटे रहे मैदान के अंदर, 20 क्वेश्चन तक तो आ गए, 5 क्वेश्चन और सही। सर आप टेंशन मत लीजिए, सर हम बैठे हुए हैं, है ना, सिलेक्शन तो होगा बेटा। ठीक है, हार मत मानो, लगे रहो, होता है सिलेक्शन, देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी बेटा। ह्यूमन लाइफ इज डैश। अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक जो है उसके अंदर आपको कोई ना कोई वर्ड को भरना होगा। ह्यूमन लाइफ इज डैश अ यूनिक ब्लेसिंग। मानवता का जो जीवन है वो हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही अच्छा आश्रय, विशिष्ट आश्रय।
अच्छा, इसके बाद में क्या क्या आता है? क्या इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? नहीं आती। क्या इज टू हो सकता है? नहीं हो सकता। इज कंसिडरिंग, हाँ हो सकता है। देखिए हम ह्यूमन लाइफ को मानते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात है। प्रेजेंट टेंस को शो करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको एक्टिव वॉइस में बनाइए या पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा। माना जाता है, मानव जीवन को क्या माना जाता है? बहुत बड़ा आशीर्वाद माना। चलिए ऑप्शन 2 देखेंगे। विच इज, एक मिनट, बोल रहा है, अरे सोनू, विच इज इन, अरे क्या हो गया आपको? विच इज इन टर्न डिपेंड ऑन द, अब ऑन द डैश ऑफ सेल्फ, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर? देखिए हम जो प्रकृति को देते हैं प्रकृति हमको देती है, रिटर्न करती है। प्रकृति को अच्छा दोगे, पेड़ पौधे लगाओगे तो ऑक्सीजन मिलेगी, और पेड़ पौधे काटोगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो अब ऐसे में क्या होता है, ये हमें क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है? हमारी जागरूकता पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? जागरूकता पर। तो हमें एक ऐसा वर्ड देखना है जो नाउन को इंडिकेट करे। दा के बाद में बेटा एक नाउन होता है ना? तो अवेयर, ये तो वर्ब है, दा के बाद में वर्ब नहीं आती। विटनेस, ये कोई सबूत की बात हो रही है? नहीं। नोन एक वर्ब है, नहीं। एक ही वर्ड बचा, अवेयरनेस, जो हमारी जागरूकता पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देख लीजिए क्या बोल रहा है। ही हु इज नॉट अवेयर ऑफ द सेल्फ कैन हैव पीस नाइदर कैन फॉस्टर पीस को। ऐसा व्यक्ति जो खुद से जागरूक नहीं है, वो ना तो शांति का पात्र होता है, ना ही शांति को फैला सकता है, ना ही शांति की मतलब शांतिमय जीवन को व्यतीत कर सकता है। ही हैव टू लिंक अवर सोल विद गॉड, उसको अपनी जो आत्मा है, भगवान, आत्मा को भगवान से जोड़ने की जरूरत है। एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सब्सटेंस, और उसको जो भौतिक जो संसार है उसमें भी अपनी फिजिकल बॉडी को जोड़ने की जरूरत है। कैसे, मैं थोड़ा सा उसको डिफाइन करना चाहूंगा। देखिए अगर आपको भूख लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी, आप भूखे रह सकते हो 9 दिन, 10 दिन, 21 दिन, उसके बाद में आपको शरीर को त्यागना पड़ेगा। तो इसलिए आपकी बॉडी को उतना एनर्जी तो मिले जिससे आप तपस्या कर सको। अब बैठे हुए हैं भैया, तपस्या कर रहे हैं, खाना पीना कुछ नहीं। अरे भैया चले जाओगे, जल्दी चले जाओगे भगवान के, मिलेगा कुछ नहीं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब 23 पे देखेंगे। द फॉर्मलेस गॉड इज इनविंसिबल, इनविंसिबल टू द नेकेड आई। हम जानते हैं कि जो भगवान है, जो और द फॉर्मलेस, फॉर्मलेस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आकार नहीं है। इनविजिबल, जिसको हम देख नहीं सकते, नेक्ड आइड, हम अपनी खुली आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। अवर माइंड ऑफन वांडर्ड वेयर एवर इट गोज, हमारा मन जहां चाहता है हमारी आंखों को लेके चला जाए। तो देखिए क्या बोला गया है, चूंकि, क्या बोलेंगे हम? चूंकि, चूंकि हम अपनी आंखों से भगवान को नहीं देख सकते हैं, हम अपनी मन की आंखों से देखते हैं, और ये मन बहुत चंचल होता है, ये हमको कहीं ना कहीं पे लेकर जाता है। ठीक है, कई लोग तो पूजा पाठ कर रहे हैं, उल्टे सीधे विचार मन में आ रहे होते हैं, होता होगा ना, है ना? तो ये जो सिचुएशन है वो क्या होती है, जब मन भगवान से कनेक्ट नहीं होता तब ऐसी सिचुएशन आती है। अब देखिए, अब जब मन भ्रमित हो गया तो अब उसका कुछ परिणाम भी निकलेगा। डैश एज अ रिजल्ट, सॉरी एज अ रीजन नहीं होगा, कारण नहीं होगा, एज अ रिएक्शन नहीं होगा, कॉजिंग नहीं होगा, एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप वी आर अनेबल टू डेवलप द लव फॉर डिवाइन, जिसके परिणाम स्वरूप हम भगवान के प्रति प्रेम को जागरूक नहीं कर पाते। एंड रिलीजन, और धर्म के प्रति, लाइक व्हाइट लाइट ऑफ द हेवन। देखिए स्वर्ग की जो सफेद रोशनी होती है, व्हाइट लाइट ऑफ द हेवंस का मतलब कहता है स्वर्ग की जो धर्म की जो रोशनी है, उसकी, उसके अंदर हम लोग घुल मिल नहीं पाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है देखेंगे, हेवंस, heavens dash the multicolored fragmented by the prism of the man losses his gravity। ठीक है, मैं थोड़ा सा पूरा पढ़ देता हूँ। इंस्टेड ऑफ यूनाइटिंग अनटाइम यूनिटिंग इट बिकम द मेजर डिवाइडिंग फोर्स। बोला गया है कि जो सफेद रोशनी होती है, भगवान की जो किरण होती है, ज्ञान की जो किरण है, धर्म की जो किरण है, वो एक रेखा में गमन करती है। लेकिन हमारा जो मन बटा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, ये रेखाएं क्या होती हैं, ब्रेक इनटू हो जाती हैं, यानी कि टूट टूट कर अलग हो जाती हैं। ठीक है, जिसके कारण हम भगवान के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। तो देखिए फ्रेंच फिलोसोफर टेल हार्डे चार्डेन, थिंकिंग डीपली ऑन द मीनिंग ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड रिलेशंस विद द डिवाइन,
तो देखिए यहाँ पर एक फिलोसोफर आए हैं, फ्रेंच फिलोसोफर, वो क्या कहते हैं कि हमें अगर भगवान के गहरे मीनिंग को समझना है या उसके रिश्ते को समझना है तो पहले हमें उस वो अपने मन को एकीकृत करना पड़ेगा, हमको अपनी मन की आवाज़ को सुनना पड़ेगा। उसके बाद में क्या बोलते हैं, डिवाइन एक्सपाउंड करते हैं, वो अपनी बात को आगे कहते हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, हम मानव नहीं है, हैविंग ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, हमारे पास हम मानव नहीं है जो आध्यात्मिक जीवन को महसूस कर सकें, वी आर ए स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ए ह्यूमन, हम ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं जो मानव जीवन को एक्सपीरियंस कर। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट 25 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट होते हैं बेटा। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आ रहा है रिलेटेड कि सर मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, सर मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको व्हाट्सएप। थैंक यू बेटा, बाय बाय, टेक केयर।